हेलो एवरीवन। तो हमने टेलीग्राम लिंक पे ये टीचर बहाली का जो नोटिफिकेशन आया था वो परसों रात में ही पोस्ट कर दिया था और फिर मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो अगले दिन लाऊंगा, बट कुछ व्यस्तता के कारण मैं वो कल वीडियो आपके लिए डाल नहीं पाया था। तो चलिए आज मैं इस नोटिफिकेशन का उन सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा जिस पे मुझे लगता है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फॉर्म भरने के टाइम अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहाली से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए आपको इस नोटिफिकेशन के एक-एक उन बिंदुओं को भी फ़ोकस करना है जहाँ पे मुझे लगता है आप लोगों का ध्यान नहीं गया और ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूँ, जिन लोगों ने भी 1 टू 10th तक में या 1 टू 12th तक में बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखा है, ये उनके लिए बस वीडियो है। और बाकी कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने जो बीटेक कर रखे हैं और जो भी कंप्यूटर की आहर्ताएँ हैं उनके साथ-साथ पीजी कर रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आप ये सब क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं, बाकी आप 9 टू 12th में अगर आप एस्टेट पास आउट 2019 वाले नहीं हैं, तब आपके लिए वीडियो नहीं है। तो जो भी एस्टेट 2019 पास आउट हैं, जो 80,000 जो पास आउट थे, उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी जो 1 टू 8 में बीएड और सीटेट क्वालिफ़ाइड हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरा है और उनके लिए ही ये सारा जो नोटिफ़िकेशन है वो है। तो चलिए इस नोटिफ़िकेशन के को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेतनमान के बारे में ये सारे बिंदु मैंने उन सब चीज़ों को हाइलाइट कर रखा है, जो कि आपके लिए ज़रूरी पॉइंट हैं और उन पॉइंट को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं गया और या फिर उन उन बिंदुओं से लोग अभी पूरी तरह से उन्होंने उस पे गौर नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आप यहाँ पे आप 1 टू 5 के लिए देख सकते हो वेतनमान या जो भी ये सीटों का आप देख सकते हो आंकड़ा, ये ठीक वैसे ही रखा गया। कुल पद यहाँ पे 79,943 ये वैसे ही है जो कि आपने पहले भी देख रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 9-10th का था। 9-10th के लिए ये 32,916 पद थे जो कि सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसियाँ दी गई है। इन सब का आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक नोटिफिकेशन डाला गया है बीपीएससी के साइट पे, वो आप जाके अपना सब्जेक्ट का किस डिस्ट्रिक्ट में क्या आपका सीट है वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इनका वेतनमान आप देख सकते हो 9-10th वालों के लिए 31,000, ये ठीक वैसे ही है। 9-10th 11-12th वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये सब्जेक्ट में किस में कितनी बहालियाँ हैं उसको डाला गया है। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में देख सकते हो ये ठीक 8,395 सीटें यानी टोटल 57,602 सीटें 11-12th में आ रही है। यहाँ पे इनका वेतनमान यहाँ पे जो था वही रखा गया है। चलिए नोटिफिकेशन में जो काम के बिंदु हैं उन पे चलते हैं जिस पे थोड़ी ध्यान देने की अच्छे से ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसा कि नोटिफिकेशन जब शुरू होता है तो पहले ही पॉइंट में लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे ये जो डाला गया है, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये सारी जो वैकेंसियाँ ये घट बढ़ भी सकती है, तो ये ऐसा कुछ लिखा गया है जो कि नॉर्मली ऐसा होता बहुत कम है। तो यहाँ पे 4 नंबर जो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देख सकते हो, 4 नंबर में ये पहला पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा गया है भारत का नागरिक हो और बिहार के राज्य का अस्थायी निवासी हो। यानी जो ये यहाँ पे 2019 में अगर वो बिहार के अस्थायी निवासी नहीं थे और फिर भी उन्होंने स्टेट दे दिया हो तो उनके लिए ये वैकेंसियाँ तो है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ये कन्फर्म आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तभी इस बहाली के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये रखा गया है, ये पॉइंट बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। जो लिखा गया है, विद्यालय अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारिता करता हो जो संप्रति निम्नवत है। यानी आपको जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो आपको जो ये टीचर से रिलेटेड यानी बीएड सीटेड बीटेड जो भी ये होता है, जो अर्हता आप धारित करते हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर उसमें आप सब्जेक्ट क्लास बाय क्लास जैसे 1 टू 5 9 टू 10 11 12 के लिए क्या क्या अर्हता है उनको फिर यहाँ से ABC पॉइंट में करके दिया गया। यानी ये तो आपके पास होना ही चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के शिक्षण संबंधी जो भी डिग्रियां हैं उनकी बात की गई वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया और उसके बाद फिर लोग सीटेड बीटेड एस्टेट करते हैं, ये वो हो गया। तो 1 टू 5 के लिए तो यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। नॉर्मली आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास बीएड डीएलएड की डिग्रियां हैं और उसके साथ साथ आप सीटेड बीटेड जो भी पास हो तो फिर आप 1 टू 5 के लिए एलिजिबल माने जाते हो। इसमें बहुत सारे लोगों का था जो टेक्निकल की डिग्रियां हटा दी गई है, बट अब जो है इस तरह का प्रावधान जो था उसको फिर विभाग की तरफ से डाला गया था, जो अब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टेक्निकल की डिग्रियां भी धारण कर रहे हैं वो भी अगर आप बीएड का कोर्स कर रखे हो तो इसमें आप एलिजिबल हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट में आगे।
इस नोटिफिकेशन मैंने हाईलाइट कर रखा है जिन सब पॉइंटों को आपको बताने की थोड़ा मुख्य रूप से ज़रूरत है। यहाँ पे आप वही सारा है जो आप एनसीटी की तरफ ब्रिज कोर्स और वगैरह जो भी इसमें है। दूसरी चीज़ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जितने भी आहारताएँ हैं उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका नहीं होता है यानी कि फाइनल, तो आपका जो भी आरक्षण है वो छूट जो है वो 5% का दिया गया है जनरल को छोड़ के। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे ये आगे पॉइंट आएंगे, चलिए। वैसे यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो नाइन्थ यहाँ इस बहाली में मैं थी, इसमें थोड़ा ऊपर अगर मैं स्क्रॉल करूँ, हाँ ये देखिए, ये जैसा कि 9th-10th में के लिए भी दिया गया है, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, यानी 50% मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 9th-10th के टीचर के लिए। और आपको यहाँ पे जो दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों के साथ ये सब जो भी है ये सब लिखा गया है। बाकी यहाँ पे ये भी लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिष्ट विषय या विषय समूह में बीएड और एवं बीएससी एड में 4 वर्षीय उपाधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि जो मैंने छूट की बात की थी तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। परंतु 9th-10th के विद्यालय अध्यापक के पद के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की भी बात की गई एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित आहारतांक में 5% की छूट देय होगी, यानी 5% 45% तक वाले इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लिखा गया है गणित विषय के लिए 9th-10th में, यहाँ पे स्नातक स्तर पर गणित के साथ यानी मैथ के साथ जिनका भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी किसी 2 विषय में अगर वो ग्रेजुएट हैं अथवा इंजीनियरिंग से उनका जो स्नातक है उसमें गणित की महत्ता या विशेषज्ञता ज़्यादा हो वही डाल सकते हैं। ये 9th-10th की बात की जा रही है। तो इसमें आपका एक तो स्टेट होना ही चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपकी ये 2 विषय पर स्नातक स्तरीय पठित हो, अगर आप इंजीनियरिंग से हो तो उसमें गणित की महत्ता हो, यानी कि वो मैकेनिकल वालों की बात की जा रही है। अब यहाँ पे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान सब सब्जेक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ये चीज़ दिया गया। डिटेल में आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हो, जो टेलीग्राम का उसमें मैंने डाला हुआ है, लेकिन मैं इसमें बस उन बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करूँगा जिन पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ें तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 11-12 के हड़तालों की बात की गई है, जिसमें यहाँ पे 50% मार्क्स आपका बोला गया है होना चाहिए, लेकिन ये 5% का छूट सभी के जितने भी कैटेगरी वाले हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये जो भी है इन सबको दिया गया है। तो इसमें जैसा कि अगर आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे मैं 11th-12th में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5% छूट की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका 11th-12th में सब्जेक्ट एट द पोस्ट ऑफ पीजीटी लेवल पे आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो रखे गए हैं, इसमें किससे आपका किस टीचर मतलब किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने के लिए क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए वो सब यहाँ पे लिख दिया गया है। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो कि काफ़ी हॉट सब्जेक्ट है, यहाँ पे जिस वजह से मैं समझता हूँ आज अगर ये सुपर टेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये स्टेट वालों के साथ जो मेरिट और नॉट मेरिट वाली बात आई थी उसको ही कम करने के लिए ये एक दूसरा प्लान सरकार लाई है और जिस वजह से ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए मैं बात करूं अगर यहाँ पे कंप्यूटर वालों की, तो इसमें बहुत सारे अभी भी लोगों को मुझे समझ नहीं आता है कि इतने साल हो गए हैं फिर भी बहुत लोग अभी तक पूछ रहे हैं जो क्या मैं बीसीए हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या ये हूँ एलिजिबल हूँ। उनको अच्छे से ये नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जैसा कि आप देख सकते हो न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि एवं ये जो DOE-ACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। बाकी यहाँ पे बीटेक जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका तो इसमें डायरेक्ट ही वो इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन ये जो भी अहर्ताएँ हैं ये तब आपके लिए हैं जब आप स्टेट 2019 पास आउट हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे ये बातें कहाँ लिखी है, मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ लिखी है। एक तो आपने ऊपर देख लिया था जो कि ये सब ABCD पॉइंट शुरू होने से पहले ऊपर लिखा हुआ था शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं धारण करते हैं। बाकी आगे भी डिटेल में इसको लिखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हो अथवा में यहाँ है किसी मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बी या बीटेक, यानी अगर कोई भी अदर सब्जेक्ट से भी बी या बीटेक है बट पीजी उसने कंप्यूटर में कर रखा है, फिर भी वो एलिजिबल है। आगे अगर बात करें कि किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पे ये आप पॉइंट को देखने की जरूरत है, स्नातकोत्तर एवं MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, यानी कि आप अगर कंप्यूटर साइंस से अगर आपने पीजी कर रखा है या MCA कर रखा है फिर भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन की बात की जाए, स्नातक या BCA, ये देख लीजिए, मैं BCA वालों को यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा। स्नातक एवं BCA या समकक्ष या किसी एक विषय में, किसी एक नहीं लिखा गया बट किसी विषय में पीजी यानी स्नातकोत्तर पीजी होना ही चाहिए, यानी BCA है तो आपके पास यहाँ पे पीजी होना ही होना चाहिए। और पीजी के साथ साथ मैंने पहले ही कहा कि आपको स्टेट 2019 तो पास आउट होना ही होना चाहिए। अगर आप स्टेट पास आउट हैं और आपके पास पीजी की डिग्रियां नहीं हैं तब आप इस बहाली के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे भी फिर इसकी अलग अलग जो अहर्ताएँ हैं वो लिखी गई हैं। मेन कन्फ्यूजन ये बस BCA वालों को लेकर लोगों को अभी तक बहुत लोगों को बना हुआ है, बट यही है जो ओनली एक ग्रेजुएट का डिग्री कंप्यूटर से बीटेक अगर आप हैं तो इसमें एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको स्टेट 2019 पास आउट होना चाहिए और बाकी आपके पास जो भी कंप्यूटर से अहर्ताएँ अगर आपके पास ग्रेजुएशन में है तो फिर आपके पास पीजी होना चाहिए, या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट से पीजी ग्रेजुएशन कर रखा है तो पीजी में आपका कंप्यूटर होना चाहिए। बस यही सब लिखा गया है, तो वो सब कंप्यूटर के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे फिर यहाँ पर इनके लिए भी 5% छूट की बात की गई है। बाकी यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि बीएड आपका होना जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संगीत विषय के बारे में बताया गया है, तो उनका भी ये सारा डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हो। बाकी अब यहाँ पे ये L जो पॉइंट है यहीं पे देखिए क्लियर कट कहा गया है। एक तो वहाँ पे ABCD जब शुरू हो रहा था वहाँ पे भी लिखा गया था, और उसके बाद ये जो L नंबर पॉइंट है यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है। राज्य सरकार यानी कि बीटेड स्टेट, केंद्र सरकार यानी कि सीटेट द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेड पेपर 1 ये आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 ये आपका होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक अध्यापकों यानी 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि ये जो लास्ट टाइम 2019 हुआ है वो आपका पास आउट होना जरूरी है। लास्ट टाइम उससे पहले स्टेट 2012 हुआ था, वो भी अगर आप हैं तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पे आगे लिखा गया है परंतु वर्ष 2012 से पूर्व, यानी कि 12 से पूर्व, 12 के बाद STET 19 में हुआ है, यानी 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। यानी 2012 से पूर्व हैं उनके लिए इन परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होगी। अब यहाँ पे नोट में करके लिखा गया है, नोट में ये वही बातें हैं जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि 1 to 8 वालों के लिए ये बात है। जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं अगर उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो सारे क्वालिफिकेशन आपके पास हैं, बट अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपने एग्ज़ाम दे रखा है या आपका एग्ज़ाम 31/8/2023 से पहले हो जाता है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर रिजल्ट भले ही बाद में आए। ये बातें अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर बोल दिया था, जैसा जो आपको पता होगा। उम्र सीमा की छूट की बात करें तो यहाँ पे 10 वर्षों की छूट की बात की जा रही है, जिसका आधार वर्ष 1/8/2023 होगा। बट अगर आप यहाँ पे 2019 के स्टेट पास आउट हो तो उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों जो वर्तमान में विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2019 को आधार मानकर होगा, यानी कि जो स्टेट पास आउट है उनका जो आधार वर्ष है वो 1/8/2019 रखा गया है। बट अभी जो ये 10 वर्ष का जो छूट है ये 1 to 8 वालों के लिए है, और जो बाकी ये 2019 पास आउट है उनका आधार वर्ष 1/8/2019 को आधार बना के रखा गया है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान देने लायक है। आगे यहाँ पे वाणिज्य विषय यानी कि कॉमर्स वालों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2022 है। बाकी जो 2019 वाले के लिए थे उनका कट ऑफ वर्ष 1/8/2019 ही रखा गया है। बाकी यहाँ पे अगर आप आगे पॉइंट देखो तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 यानी कि स्टेट 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी गई है, और इसका आधार वर्ष भी ये 1/8 यानी 1 अगस्त 2019 ही होगा। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे।
इन सब पॉइंटों को। तो चलिए हम आगे के पॉइंट में चलते हैं। चयन की प्रक्रिया में जैसा कि आपको पहले पता होगा कि 150 नंबर का पेपर 2 होना था, बट ये पेपर 1 ये ठीक वैसे ही है जो कि पहले था। थोड़ी बहुत चेंजेस जो कि आपको पता चल चुका है, जिसमें कि 2 घंटे में 120 क्वेश्चन 150 की जगह होंगे। जो सिलेबस पे कैसे क्या था वो सब मैंने आपको पिछले के वीडियो में ही बता चुका हूँ, तो इस पे कुछ खास चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही ज़रूरत है, जो 80 नंबर का अब आपका पेपर होगा सब्जेक्ट का और 40 नंबर का जीएस पेपर होगा। चलिए नोटिफिकेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और अच्छे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप क्लियर आप जान सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है पेपर 2 के लिए। पहला जो पेपर 1 लैंग्वेज पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, बस उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको 30% मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो ठीक वैसा ही रखा गया है जैसा कुछ दिन पहले सिलेबस में आया था, तो इन सबों का चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। यहाँ पे कुछ लोगों को होता होगा जो KVS अगर 11-12 का एग्ज़ाम लेता है या जो भी 9-10 का लेता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं आगे जाके कहीं इंटरव्यू कर देगा, बट इसमें ऐसा इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें साफ लिख दिया गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक के समान होने की स्थिति में पहले उम्र, यानी कि अगर आपका मार्क्स सेम हो जाता है तो पहले उम्र को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसका एज ज़्यादा होगा उसको वो सीट मिलेगा। उम्र में भी अगर समानता हो जाती है तो वर्णमाला के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार, यानी देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार आपका जो नाम आएगा, यानी और किसी का अ से नाम आता है, क से नाम आता है, तो जिसका जो देवनागरी लिपि यहाँ पे नॉर्मली तो होता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल पीढ़ी, लेकिन यहाँ पे देवनागरी लिपि की बात की गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपका नाम अ से आता है तो आपको, अगर एज सेम हो जाने के बाद भी अगर आपका नाम अ से आता है तो आपको वो सीट पहले मिलेगा। किसी का नाम प से आता है तो वो सीट उसको नहीं मिलेगा, अगर सेम सीट की बात की जा रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिमानता में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है, जो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही प्राथमिकता अंकित। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये पॉइंट पढ़ने से पहले आपको ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, यानी कि जिस विषय में वो उन्होंने उत्तीर्ण किया है बस वही चयन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में अगर वो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तो उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली मैं समझता हूँ ये कहा जा रहा है, अगर आप 1 to 5 में हो या फिर 9-10 में हो या फिर 11-12 में, अगर आप 11-12 की बात करो तो किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई हो, फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग डेट में हुआ था, अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई हो तो बस आप एक ही सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। तो वो आपको चूज़ करना है मुझे किसका चयन करना है। बाकी अगर आप 9-10 में भी हो, 11-12 में भी हो, तब आप अलग अलग सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम दे सकते हो। बट यहाँ पे ये इसी चीज़ को फिर यहाँ पे थोड़ा फोकस करके लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हो, प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन की स्थिति में अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्ग प्राथमिकता प्रायोरिटी करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थी के अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन में आवेदन में दर्ज की जाएगी। और यहाँ पे आगे लिखा गया है, मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता की रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के बाद शेष जो भी उनका जो संवर्ग है उन पे विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय को घोषणा अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ही करना होगा। तो इस पे आपको ऑनलाइन आवेदन में ही आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा, जो आपको वहाँ पे यस या नो करना है। अभ्यर्थी को आवेदन करने के समय 3 जिला को, इस पॉइंट को आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप आवेदन करिएगा उसी टाइम आपको 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। अवरोही करने का मतलब है जो आपका पहला जो ये मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपको ऑर्डर सजाना है, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है, ये सेकेंड चॉइस है, ये थर्ड चॉइस है। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको फॉर्म भरते टाइम ही आपको चॉइस में देना है।
अगर वो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलता है, मान लिया जाए अगर वो नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ पे सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। अगर आपको ये तीनों चॉइस डिस्ट्रिक्ट का नहीं भी मिलता है, तब आपका मान लीजिए जैसे बिहार में जिलों का नाम शुरू होता है औरंगाबाद से, यहाँ पे ए करके यहाँ पे औरंगाबाद से शुरू होता है, फिर उसके बाद फिर आड़ा आता है, तो आड़ा भोजपुर जो भी आता है, तो ये ए से, यानी कि ये ए से शुरू होगा और फिर ये नीचे अल्फ़ाबेटिकल ये जिला बाय जिला जाएगा। जिस ज़िले में आपको वहाँ पे सीट खाली होगा वो ज़िला आपको मिल जाएगा। तो लेकिन हाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट का जो चॉइस है वो आपको फॉर्म डालते टाइम ही डालना पड़ेगा। तो जैसा कि सीटों का आंकड़ा आ चुका है, तो आपको अभी से ही आपको वो प्रिंट आउट निकाल के और आपको सोच लेना चाहिए कि आपको कौन सा वो 3 ज़िला देना है। तो निश्चित रूप से आप अगर आपका अच्छे खासे मार्क्स अगर आपको उम्मीद है कि मैं ले आऊँगा, तो आप निश्चित रूप से अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही रखोगे और अपने होम डिस्ट्रिक्ट का आसपास रखोगे, ताकि आपको जॉब के बाद ज़्यादा ट्रांसफ़र का जो एक समस्या होता है बिहार में, वो आपको उतना झमेला में पड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी अभी से करिए और अपना चॉइस का ज़िला ही लें, और अपना होम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हो, अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता विद्यालय की रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में आपको दिया जा सकता है। तो यानी चयन के बाद आपको मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आपको जो डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज है वो आपको दिया जाएगा, या स्कूल जो भी है। यहाँ पे फिर से क्लियर लिख दिया गया है, कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। फिर से इस चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी इसमें ज़रूरी पॉइंट हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। विवाहित, यहाँ पे आरक्षण संबंधी जो है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया, आपको जाति आवासीय सब कुछ बनवा के रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसमें कि जाति, अस्थाई, ये सब आपको डालना पड़ेगा। विवाहित महिलाओं के लिए उनके लिए दिया गया है कि जाति, अस्थाई निवास या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम अथवा पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। यानी आपके अगर किन्हीं की शादी हो चुकी है तो वो उनका जो भी बनेगा वो उनके पिता के घर के एड्रेस का ही सब कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आरक्षण संबंधी सब विषय का कोड दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वही बातें फिर लिखी गई इस नियमावली में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक में जो 2019 डाला गया है, प्राथमिक 1 to 5 के अध्यापकों के लिए महिला अभ्यर्थियों के जो न्यूनतम जो आरक्षित सीट है वो 50% है, जो कि आपको पहले से पता है, और 9-10 के लिए 9 to 12 के लिए 35% रिजर्व सीट रहेगा। 2% यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए रिजर्व, जो कि हर एग्जाम में रहता है। EWS के लिए यहाँ पे 10% रखा गया है, जो कि हर एग्जाम में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में जैसा कि आपको देख चुके हो कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी ये सब आपको पास होना चाहिए, जिसमें आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र होना चाहिए, विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप में, यानी कि आपका एस्टेट, बीटेट, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, बीएड का है, वो सब होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, जो आपका मार्कशीट है वो होना चाहिए। अस्थाई पता, यहाँ पे जो भी आपका कास्ट रिलेटेड, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है वो सब आपका होना चाहिए। जाति, अस्थाई निवास जो प्रमाण पत्र है वो सब होना चाहिए। EWS का जो दावा करेंगे उनका वो सब होना चाहिए। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका सारा सर्टिफिकेट वो सब जो बनता है वो सब होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी वालों के लिए उनका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तभी आपको इतना टाइम भी दिया गया है, 15 दिन पहले ही आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ताकि आप ईजिली आपको ऑनलाइन RTPS के वेबसाइट पे जाके आप ईजिली बना सकते हो, और आपको 1 सप्ताह के अंदर वो सब मिल भी जाता है। फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए।
अगर आप इसमें आधार कार्ड नहीं डालते हो तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, वो आगे दिया गया है, वो मैं बताऊँगा। आपको यहाँ पे हाल का खींचा हुआ 2 फ़ोटो होना चाहिए। ये फ़ोटो आपको हाल का खींचा हुआ यहाँ पे भले 2 लिखा गया है ये, लेकिन आगे यहाँ पे 5 फ़ोटो रखने की भी बात की जा रही है, बट यहाँ पे जब माँगा जाएगा तब की बात की जा रही है। जो अगर आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये सब आपके पास होना चाहिए, यानी उसमें 2 फ़ोटो भी होना चाहिए। लिखित परीक्षा के भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, यानी कि आप जो आवेदन जो भरोगे उस फॉर्म को भी आपको ठीक से प्रिंट आउट करा के रखना है, और जो आपका फिर एडमिट कार्ड आएगा, अब जो यहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है उसका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। चलिए, ये जांच संबंधी जो भी है वो सब ये वही चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में नॉर्मली होता है। यहाँ पे शुल्क की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वैसे तो नॉर्मली ये 750 जनरल और ओबीसी वालों के लिए लगने हैं, बट अनुसूचित ये जो जनजाति हैं इन सब के लिए छूट है। महिलाओं के लिए यहाँ पे 200 रुपये रखा गया है, दिव्यांगों के लिए 200 रुपये, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभ्यर्थी के प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक के फिल्म फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग से आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया। ये बायोमेट्रिक फी उनको लगेगा जो फॉर्म भरते टाइम ये आधार कार्ड नहीं डालते, ये आगे लिखा गया। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों तथा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः। ये चार्ज तभी लगेगा जब अब उसमें लिखा रहता है। अगर आप चाहते हो कि चार्ज नहीं लगे तो आपको क्यूआर कोड से सीधे पेमेंट कर देना चाहिए। अभी इस नोट में एक पॉइंट नंबर 1 को देखिए। अब वैसे अभ्यर्थी जिनका सारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार अंकित किया गया है, ये आप इस लाइन को फिर से पढ़ो। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया गया, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त ये शुल्क प्रति का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि जिन्होंने अपना ऑनलाइन आधार नंबर दे दिया, उनको ये 200 अतिरिक्त नहीं देना होगा, बट जिन्होंने भी आधार का नंबर नहीं देते तो उनको ये 200 रुपये और देना पड़ेगा, ये 750 के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तिथि आपको जैसा कि पता है 15 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई तक ये भरा जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो अभी तो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब रेडी कर लें, और जितनी जल्दी हो सके 15 को अगर शुरू होता है तो भर लें, उतना अच्छा है। आप लास्ट डेट होने का वेट बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि साइट बिजी हो जाते हैं तो फॉर्म जल्दी आप भर नहीं पाते हो। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन की विवरणी भरने के बाद एडिट का ऑप्शन रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हो फिर भी आपके पास एडिट का ऑप्शन रहेगा। ये एडिट का ऑप्शन तब तक रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर लेते हो, तब तक आप उसमें एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे है परीक्षा शुल्क का पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्टि की सारी जानी सूचनाएं सही हैं। यानी आपको पेमेंट करने से पहले सब कुछ चेक करना है जो सही है कि नहीं। पेमेंट के बाद आपको कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, तो वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एक नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान वापस नहीं होगा। तो ये आपको ये कहा गया है, अगर आपका पेमेंट कर देते हो और फिर भी अगर फॉर्म में कुछ गलती रह जाती है तो आप देखते हो कि जब भी आप बीपीएससी में अगर आप अपना फॉर्म देखते हो तो वहाँ पे कैंसिल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन होता है। अगर आप उसको कैंसिल कर देते हो तो आपका फॉर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर आप एक नए सिरे से फॉर्म डाल सकते हो सेम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से। तो ये सुविधा यहाँ पे दी गई है, बट मैं यही कहूँगा कि आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलतियाँ बिल्कुल ही ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, और अगर डेट एक्सपायर हो जाता है फिर तो आपका एप्लीकेशन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाना है। और यहाँ पे लिखा गया है, आपका ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर तथा यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। वे इसे अंतिम परीक्षा फल तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में कार्यरत ईमेल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे, यानी ईमेल आईडी और नंबर आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है तो कुछ लोगों को लग रहा है जो
यहाँ पे वेबकैम से फ़ोटो डालना है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये वेबकैम क्या है, तो आपका ये कंप्यूटर में ही जो स्क्रीन पे जो कैमरा होता है उस वेबकैम की यहाँ पे बात की जा रही थी। ये कुछ मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ज़रूरी है जो आपको कंप्यूटर से ही फ़ोटो खींच के डालना है आपका पासपोर्ट साइज़ में। आप नॉर्मली भी आपके पास जो फ़ोटो है वो वहाँ पे डाल सकते हो। वो वैसे भी जब 15 को फॉर्म भराना शुरू होगा तो वो वहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। आगे देख सकते हो, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि फ़ोटोग्राफ की 5 प्रतियाँ को वो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पे ऊपर 2 कहा गया था एक जगह, यहाँ पे 5 कहा जाता है, यानी 5 आपको रखना है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा माँगे जाने पर उन्हें जमा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट आगे की पॉइंट पे चलते हैं। ये है आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पे, ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रत्येक पृष्ठ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर किसी भी एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन को पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा और एवं आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर आप जो भी फॉर्म भरने के बाद अगर आप फॉर्म जो लोड करते हो तो उसमें आपको ये गौर करना है जो ये सब उस पर होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी नहीं है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने ये सारे पॉइंट देखे जो कि मुझे लगता था कि मुझे लगा जो आप लोगों को बताना इसमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फिर से वह बात एक बार फिर लिखी गई है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया। यानी आप जो फॉर्म भरते टाइम जो डालोगे वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वही आपका होना चाहिए जो आपने आवेदन के पत्र में डाला है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जो कि मुझे लगा कि मोटा-मोटी आपको कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पे आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनमें कुछ ये भी था जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कन्फ्यूजन था और बाकी आपको कन्फ्यूजन एक नई चीज़ें ये थे जो फॉर्म भरते टाइम में आपको 3 ज़िला सेलेक्ट कर लेना और इन ज़िलों पे आप खुद से भी डिस्कस कर लें, अपने मम्मी-पापा से भी डिस्कस कर लें कि कहाँ डालना सही रहेगा। तो ये इन सब चीज़ों के लिए अभी 15 दिन आपके पास समय है। बाकी आप अपनी तैयारियाँ तेज़ कर दें। इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ मैं इस चैनल पे ला रहा हूँ और पिछले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन वीडियो को ज़रूर देखें। और ये सारे जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट होगी वो मैं अपने चैनल के टेलीग्राम में डाल देता हूँ। तो आप ये टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके और उस चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।